देवरानी, सुन रही दीपा, रात के भोजन के बाद चौका चूल्हा साफ करके सोने जाइए और जूठे बर्तन को धो धा के साफ कपड़ा से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर सजा दी है। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर चली गई। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाँछ कर स्टैंड पर सजा दी। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसे करो वैसे करो। दीपा की शादी उसके माँ बाप ने श्रीवास्तव परिवार के बड़े बेटे अमर से की थी। अमर साधारण औसत आदमी था और छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में ISC की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अमर अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटी सी दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी, थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। दीपा अपने ससुराल में रहते रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर रही है, क्योंकि दादी सास ने सास से भी इसी तरह से कोलू बैल के जैसा काम लेती रही थीं। अमर की माँ को चैन से बैठने नहीं देती थी, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती। लेकिन वही सब कुछ वह अपनी बहू के साथ दोहरा रही थीं। अब तक दीपा भी सास का मान रखती आई है। लेकिन 8 साल बाद देवर की शादी हुई और देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के चौथे दिन ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी हो गई। दादी सास और सास भौचक हो नई बहू को ताक रही हैं। ई नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, कहाँ जा रहे हो समर। साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, तनिक घर के कामकाज सीख ले और हम सबकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं की और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास का ताना सुन देवरानी तुनक्कर बोली, काहे को हम आप लोगन के साथ रहें। आप सास नहीं हैं, तानाशाह हैं। बस हंटर से मारती नहीं हैं, लेकिन बेचारी सीधी साधी बड़ी भाभी को कोलू के बैल के जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहा मानकर घर के कामकाज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसीलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपके बंदिशों को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवरों का बास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम यानी कि चमड़ी की स्वस्थता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्गों को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से दीपा का हृदय आशान्वित हो उठा और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 महिलाओं को रखा, फिर धीरे धीरे कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर मिलने लगा, तब उसने 4 महिलाओं को रखा। 2 साल दीपा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर गया और उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमर भी शहर आ गया, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती हैं, लेकिन दीपा ने दोनों के मान सम्मान को बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। दीपा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है, क्योंकि वो जानती है कि आज वो जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में
कूप मंडूक ही बनी रहती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।